हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे ऑफ लिक्विड और आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी की। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। देखो, माना कोई लिक्विड हमारा कर रहा है एक स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, धारा रेखा प्रवाह हो रहा है। मान लिया इस तरीके का या इस साइड का क्षेत्रफल ए है, A1, और इधर का क्षेत्रफल A2 है। अब आपको पता है यहाँ पर एरिया बड़ा है, यानी कि इस पाइप का या इस ट्यूब का क्षेत्रफल बड़ा है। तो यदि क्षेत्रफल बड़ा है तो यहाँ से पानी हल्के जाएगा, लेकिन यहाँ बारीक हो रहा है, पतला हो रहा है। तो जहाँ पर एरिया कम होता है वहां पर प्रेशर ज्यादा लगने के कारण क्या होगा, वेलोसिटी इसकी ज्यादा होगी और ये पानी बहुत स्पीड से नीचे की तरफ आएगा। मान लेते हैं इस पॉइंट पर इस वाटर का या इस लिक्विड का जो वेलोसिटी है, वेग है, वो v1 है, और इस बिंदु पे मान लेते हैं v2 है। मान लेते हैं ये x कोना, ये y कोना। तो लेट n इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस liquid is flowing through a tube x and y. Let A1 be the area of cross section at point x having velocity v1, and A2 be the area of cross section at point y having velocity v2। कह रहे हैं माना x छोर का क्षेत्रफल A1 है और यहाँ पर तरल का वेग v1 है। वहीं y छोर का काट क्षेत्रफल होगा, ठीक है, काट क्षेत्रफल A2 है और यहाँ पर तरल का वेग v2। चलिए फटाफट से इसे नोट करें। A1 एरिया है x पॉइंट का, जहां पर वेलोसिटी v1 थी उस पानी की, उस लिक्विड की, और A2 एरिया है क्रॉस सेक्शन का y छोर पे, जहां पर वेलोसिटी v2 थी तरल की। x छोर का क्षेत्रफल, काट क्षेत्रफल कितना है A1, और यहाँ पर उस तरल का वेग कितना है v1। वहीं पर y छोर में जो काट क्षेत्रफल है A2 है और यहाँ पर तरल का वेग v2 है। तो क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वेलोसिटी
at every point inside a tube is constant। यानी कि जो एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है वो हर बिंदु पर, हर पॉइंट पर क्या सेम रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। यानी कि एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा रहता है कांस्टेंट। a1v1 इक्वल टू a2v, एरिया इनटू वेलोसिटी जो भी प्रोडक्ट है हमेशा क्या रहता है, सेम। यानी कि क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, काट क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल हमेशा समान रहता है हर बिंदु पर, ट्यूब के हर बिंदु पर। यानी कि a1v1 इक्वल टू a2 तो हम इसको यहां से ये कह सकते हैं कि अगर माना ट्यूब ऐसे है, फिर और पतली हो गई, इस तरीके से ट्यूब है और पतली हो गई और पतली, यानी कि एरिया हर पॉइंट में चेंज हो रहा है, a1 a2 a3 a4 a5। वेलोसिटी भी यहाँ पर चेंज हो रही होगी, v1 v2 v3 v4 v5। तो हम कहेंगे कि ये तब भी हर जगह सेम चलेगा। यानी कि a1 v1 बराबर a2 v2 बराबर a3 v3 बराबर a4 v4 बराबर a5 v5। जितने भी आप क्षेत्रफल रख लो, जितने भी वेग हों, ये हमेशा क्या रहेंगे, समान रहेंगे। तो हम इसे कह सकते हैं एरिया एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी कि a इंटू वी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। तो कह सकते हैं काट क्षेत्रफल और वेग का जो प्रोडक्ट होता है, यानी कि गुणा करने पे हमेशा हमें क्या मिलता है, नियत। तो ए इंटू वेलोसिटी यानी कि एरिया इंटू वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, यानी कि नियत रहेगी। इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों को गुणा करने के बाद हमेशा हमें क्या मिलेगा, समान ही मान मिलेगा, चाहे पाइप कितना भी पतला हो, कितना भी मोटा। तो यहां से आप समझ गए होंगे कि a इंटू वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है ही, नियत है ही। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन एरिया, यानी कि वेग बराबर नियत, तो ये कांस्टेंट आ रहा था, नियत था, अपॉन में काट क्षेत्रफल आ जाएगा। हम यहाँ से ये मान सकते हैं कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, जो वेग है वो क्षेत्रफल के वक्रानुपाती है। इसका मतलब द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड is higher at narrow part of tube and lower in wider part of tube। क्या पता लग गया हमें यहाँ से, हमें ये पता लग गया
कि वेग क्षेत्रफल के वक्रानुपाती है या काट क्षेत्रफल के वक्रानुपाती, यानी कि वेग बढ़ेगा तो क्षेत्रफल कम होना चाहिए। तो जहां क्षेत्रफल ज्यादा होगा वहां तरल का वेग कम होगा और जहां तरल का वेग ज्यादा होगा वहां क्षेत्रफल कम होगा। इसीलिए जब पाइप में लिक्विड फ्लो करता है तो जिस एरिया या जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है उस बिंदु में चाल कम होती है, और जहां पे एरिया कम होता है वहां पर उस बिंदु पर चाल ज्यादा होगी। हम कहेंगे V2 इज ग्रेटर देन V1। V2 जो है ज्यादा है, V1 जो है कम है, क्योंकि A1 इज ग्रेटर देन A2। A1 ज्यादा है और A2 कम है। चलिए नोट कर लें इसे। नाउ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज। ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। जब एक लिक्विड फ्लो करता है यानी कि एक तरल प्रवाह करता है, उस तरल के प्रवाह होने पर क्या क्या भिन्न भिन्न ऊर्जाएं होती हैं। तो तरल के प्रवाह करने में कौन कौन सी भिन्न भिन्न ऊर्जाएं होती हैं। तो तीन ऊर्जाएं आपको याद रखनी है। सबसे पहली ऊर्जा है प्रेशर एनर्जी, यानी कि प्रेशर एनर्जी ऑफ लिक्विड, जिसको हम दबाव ऊर्जा कहते हैं। तो दबाव ऊर्जा कैसे निकाली जाती है? दबाव ऊर्जा होती है आपके पास प्रेशर एनर्जी इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया इनटू लेंथ ऑफ द ट्यूब। क्या कह रहे हैं? दबाव गुणा क्षेत्रफल गुणा लंबाई, ये होती है दबाव ऊर्जा। दबाव ऊर्जा क्या होती है? दबाव गुणा क्षेत्रफल गुणा लंबाई। अगर हम इसे पर यूनिट वॉल्यूम निकाले, एकांक आयतन में निकाले, तो ए इंटू एल से हम क्या कर देंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। यानी कि प्रेशर एनर्जी अगर हम पर यूनिट प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाला जाए, यानी कि एकांक आयतन पर निकाला जाए, एकांक आयतन पर दबाव ऊर्जा आपके पास आ जाएगा प्रेशर इंटू एरिया इंटू लेंथ को किससे डिवाइड कर दे? एरिया इंटू लेंथ, आयतन से भाग देने पर हम पर बचेगा P। दूसरा काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो सभी को पता है गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv²। ये गतिज ऊर्जा है। लेकिन जैसे ही इसे फिर से वॉल्यूम से क्या कर देंगे? डिवाइड, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगा हाफ mv² अपॉन में v मतलब यहाँ पर वॉल्यूम है। तो आप एक बात याद रखेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन को हम घनत्व कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा हमारे पास आ जाएगी हाफ रो v का स्क्वायर। ये v यहाँ पर वेग है, वेलोसिटी। इसी तरीके से तीसरी होगी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी स्थैतिक ऊर्जा
ठीक है, स्थैतिक ऊर्जा। तो स्थैतिक ऊर्जा हो गई पोटेंशियल एनर्जी, हमें पता है U = mgh होता है। अगर हम इसको भी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में चेक करें, एकांक आयतन में चेक करें, हमें क्या करना है, mgh को डिवाइड कर देना है V से, फिर आपको पता है m/v जो है वो क्या बन जाएगा, डेंसिटी से बन जाएगा ρg। तो तीन तरीके की ऊर्जाएं हमने यहाँ पर देख ली। ये है हमारे पास स्थैतिक ऊर्जा एकांक आयतन पर, यह है गतिज ऊर्जा एकांक आयतन पर, और यह है दबाव ऊर्जा एकांक आयतन पर, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल। अब इन्हीं एनर्जी का सम जो बन जाएगा वो बर्नौली थ्योरम बन जाएगा, यानी कि नेक्स्ट क्लास में अब हम बात करेंगे बर्नौली प्रिंसिपल और बर्नौली। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।